विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सम्मिश्र संख्या के पूर्णांक और मापांक की जानने की प्रक्रिया को सीखेंगे और ये देखेंगे कि किसी सम्मिश्र संख्या को निरूपित करने का ज्यामितीय ढंग क्या है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सम्मिश्र संख्याओं के मापांक और पूर्णांक ज्ञात करने की प्रक्रिया। सबसे पहले तो हम सम्मिश्र संख्याओं को निरूपण के बारे में देखें तो हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्याओं को हम एक सरल रेखा पर निरूपित करते हैं। इस तरह से हम वास्तविक संख्याओं को निरूपित करते हैं जो एक्स अक्ष के समांतर या हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है। और हमने ये भी देखा था कि वे संख्याएं जो वास्तविक संख्याओं के प्रगुणों का पालन नहीं करती है उनको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं का वर्ग धनात्मक होता है, लेकिन ऐसी संख्याएं जो जिनका वर्ग धनात्मक नहीं है उन संख्याओं को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था x² बराबर -1। अब ये जो संख्या होगी ये वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। तो उस स्थिति में हमने x बराबर ±√-1 और इस √-1 को हमने कहा था i। और ये i जो है ये एक इमेजिनरी नंबर के रूप में हमने इसको परिभाषित किया। अब इसका जब निरूपण की बात आई तो इस संख्या को हम वास्तविक संख्या के साथ में व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में इसको व्यक्त करने के लिए जो तरीका खोजा गया वो इस प्रकार से खोजा गया कि इसको हम y अक्ष के ऊपर व्यक्त करें। x अक्ष के ऊपर हम वास्तविक संख्याओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो y अक्ष के ऊपर इन काल्पनिक संख्याओं को व्यक्त किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यदि हमें 1 को व्यक्त करना है, 1 एक वास्तविक संख्या है, ये 0, ये 1, ये 2, इसी प्रकार -1, -2, ये वास्तविक संख्याओं को हम व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन यदि हमें काल्पनिक संख्याओं को व्यक्त करना है, जैसे मान लीजिए i, तो उसको हम यहाँ व्यक्त करेंगे 2i, 3i, इसी प्रकार -i, -2i। तो इस तरह से y अक्ष के ऊपर हम इमेजिनरी नंबर्स को व्यक्त कर रहे हैं और x अक्ष के ऊपर हम वास्तविक संख्याओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हमें किसी भी सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करना है तो वो इस तल पर स्थित होगा, xy तल पर स्थित होगा, और इसको हम कहते हैं ऑर्गन प्लेन या ऑर्गन तल। तो यदि हमें 2 + 3i किसी सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करना है तो उसके लिए हमें x अक्ष की दिशा में 2 और y अक्ष की दिशा में 3, मान लीजिए कि ये 3i है, तो x अक्ष की दिशा में 2 और y अक्ष की दिशा में 3, तो ये 2 और ये 3। तो इस तरह से ये जो बिंदु प्राप्त हो रहा है ये वास्तविक संख्या 2 + 3i को व्यक्त कर रहा है। अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि चारों चतुर्थांश में हम किसी न किसी वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या को बता सकते हैं। तो इधर जो भी सम्मिश्र संख्याएं होंगी उसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, यानी x कोऑर्डिनेट जो व्यक्त कर रहा है वो वास्तविक भाग को व्यक्त कर रहा है और y कोऑर्डिनेट जो व्यक्त कर रहा है वो इमेजिनरी। तो यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में जितनी भी संख्याएं होंगी उसमें एक वास्तविक भाग भी धनात्मक होगा और काल्पनिक भाग भी धनात्मक होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में यदि हम देखें तो वास्तविक भाग तो ऋणात्मक होगा और इमेजिनरी पार्ट धनात्मक होगा। तो इस तरह की संख्याएं जैसे -2 + 3i, तो यहाँ देख सकते हैं हम
कि वास्तविक भाग तो ऋणात्मक है और काल्पनिक भाग धनात्मक है। इसी प्रकार यदि तृतीय चतुर्थांश में देखें तो तृतीय चतुर्थांश में x भी ऋणात्मक होता है, y भी ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आएंगी इसमें वास्तविक भाग ऋणात्मक होगा और काल्पनिक भाग भी ऋणात्मक होगा। तो देख सकते हैं जैसे -3, -4i। तो इस तरह की जो काल्पनिक सम्मिश्र संख्याएं होंगी वो तृतीय चतुर्थांश में होगी। और चतुर्थ चतुर्थांश में x धनात्मक होगा लेकिन y ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर जो संख्याएं आएगी वो 3, -4i इस तरह की संख्याएं आएगी जिसमें x पार्ट उसका या रियल पार्ट उसका धनात्मक है और इमेजिनरी पार्ट ऋणात्मक है, अर्थात सम्मिश्र संख्या इस रूप में हो। तो 4 तरह की सम्मिश्र संख्या हम देख रहे हैं जिसमें रियल पार्ट धनात्मक भी हो सकता है और रियल पार्ट ऋणात्मक भी हो सकता है, इमेजिनरी पार्ट धनात्मक भी हो सकता है, इमेजिनरी पार्ट ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये हमने जो निरूपित किया सम्मिश्र संख्याओं को, ये XY प्लेन पर या आर्गन प्लेन पर हमने निरूपित किया। अब इन्हीं सम्मिश्र संख्याओं को दूसरे ढंग से भी देखा जा सकता है। ये तो तरीका हुआ जिसको हम कार्तीय निर्देशांक के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। एक दूसरा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। तो आइए ध्रुवीय निर्देशांक को हम समझने की कोशिश करें। मान लीजिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और किसी बिंदु P की हम बात कर रहे हैं। इस बिंदु P को हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के द्वारा परिचित हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस बिंदु P तक पहुंचने के लिए इस दिशा में दूरी हमें x तय करना पड़ेगी और y अक्ष की दिशा में दूरी y तय करना पड़ेगी। इस सिस्टम से हम लोग परिचित हैं। अब एक और सिस्टम हो सकता है जिसमें इस बिंदु P तक हम इस मूल बिंदु के सापेक्ष पहुंच सकते हैं। अभी हम मूल बिंदु से P तक जाने के लिए x अक्ष की दिशा में x दूरी और y अक्ष की दिशा में y दूरी तय करके जा रहे हैं। अब बिंदु O से P तक हम इस तरह से भी जा सकते हैं कि यदि हमें ये मालूम हो कि O से P के बीच की दूरी कितनी है और ये दूरी x अक्ष से कितना कोण बना रही है, यानी OP रेखा x अक्ष से कितना कोण बना रही है। मान लीजिए कि ये थीटा कोण बना रही हो, तो उस स्थिति में इस बिंदु P के निर्देशांकों को हम r थीटा के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दो तरीके हो गए हमारे पास में, एक तो XY कोऑर्डिनेट के द्वारा और दूसरा r थीटा के द्वारा। r थीटा वाला जो तरीका कहलाता है वो कहलाता है इसके ध्रुवीय निर्देशांक। तो r थीटा को हम कहेंगे ध्रुवीय निर्देशांक। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों तरीकों में एक संबंध भी हमें देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि ये चित्र में ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि x और y को यदि हम त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में देखें तो x अपान r इज इक्वल टू कॉस थीटा, y अपान r इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यदि हम इस ढंग से लिखें इसको तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x अपान r इज इक्वल टू कॉस थीटा, y अपान r इज इक्वल टू साइन थीटा। एक संबंध तो हम ये देख रहे हैं। और अगर हम पाइथागोरस प्रमेय देखें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि r का मान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। अब यदि हम थीटा देखें तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का, ये समीकरण 1 का है, इसको 2 का है तो हम 1 में 2 का भाग देंगे तो हम क्या पाएंगे, या 2 में 1 का भाग दें
तो हम पाएंगे y/x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y/x। तो दो संबंध हमें प्राप्त हो रहे हैं। यदि थीटा को हमें y और x के पद में प्राप्त करना है तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y/x, और r का मान ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा x स्क्वायर √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इन दो सूत्रों के द्वारा यदि ध्रुवीय निर्देशांक दिए हों तो उनको हम कार्तीय निर्देशांक दिए हों तो उनको हम ध्रुवीय निर्देशांक प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार इन सूत्रों से यदि हम देखें ध्रुवीय निर्देशांक ज्ञात हों तो कार्तीय निर्देशांक ज्ञात करना, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? लिख सकते हैं हम समीकरण 1 से x बराबर r cos थीटा, और समीकरण 2 से देख सकते हैं y बराबर r sin थीटा। तो यदि r और थीटा के मान ज्ञात हो तो उससे x और y का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र का उपयोग हम कब करेंगे? जब r थीटा ज्ञात हो। तो कार्तीय निर्देशांकों का मान ज्ञात करना। और इस सूत्र का उपयोग हम कब करेंगे? जब x और y ज्ञात हो। तो x और y ज्ञात हो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हमें किसी समिश्र संख्या को x प्लस iy के रूप में दिया हो और उसे हमें ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में ज्ञात करना हो, उसके ध्रुवीय कोऑर्डिनेट्स यानी r थीटा ज्ञात करना हो, तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। और यदि r थीटा ज्ञात हो और उसे हमें x प्लस iy के रूप में व्यक्त करना हो तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अब आइए हम प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रश्न अपन देखते हैं। वन प्लस आई को ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसी के साथ में एक अवधारणा और जुड़ी हुई है, आप चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं r और थीटा। इस r को कहा जाता है मापांक और थीटा को कहा जाता है कोणांक। तो यदि हमें मापांक कहा जाए तो हम दिए हुए एक्स वाई के सहायता से मापांक ज्ञात कर सकते हैं, और थीटा यानी कोणांक। थीटा का अर्थ क्या हुआ कि जो एक्स अक्ष के साथ में ये रेखा ओपी कोण बना रही है उसका टेंजेंट, और आर का मतलब ओ से पी के बीच की दूरी। अब देखिए पी का अर्थ क्या हुआ, पी के स्थान पर यहाँ पर है कोई समिश्र संख्या। अब दो समिश्र संख्याओं की तुलना हम केवल इस मापांक के आधार पर ही कर सकते हैं। कोई दो समिश्र संख्याएं मान लीजिए कि 3+4 आए और -3+4 आए, तो इसमें हम इस तरह से उनको नहीं कह सकते कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी समिश्र संख्या बड़ी है, क्योंकि बड़ी होने के लिए हमें जो आधार है वो उसको वास्तविक रूप में बदलने पर ही हम बड़े या छोटे का निर्णय कर सकते हैं। तो इस कोई सी भी समिश्र संख्या को यदि हम ये देखें कि वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ही हम अर्थात उसके मापांक के आधार पर ही हम उसके मान का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर समिश्र संख्या का मापांक इस सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे, पूर्णांक इस सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे। अब हम इन प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है
1 प्लस आई को ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब देख सकते हैं हम x के स्थान पर यहाँ पर 1 है और y के स्थान पर भी 1 है। तो हमें इसके ध्रुवीय कोऑर्डिनेट्स पहले निकालना है, यानी इसके मापांक निकालना है और कोणांक निकालना है। तो ये मापांक जिसको कि हम मॉड z से भी व्यक्त करते हैं और इसका मान होता है x² प्लस y²। इसको चाहे आप r से व्यक्त करें या मॉड z से व्यक्त करें, दोनों अर्थ एक ही हैं। तो r का मान या मॉड z का मान निकालने के लिए x का मान रख दिया हमने 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इसका मान आ गया √2। और कोणांक के लिए सूत्र होता है tan थीटा बराबर y/x। आप देख सकते हैं चित्र में, ये दूरी x है, ये दूरी y है, ये दूरी थीटा है और ये r है। तो tan थीटा बराबर y/x। तो मान रख देते हैं हम कोणांक ज्ञात करने के लिए tan थीटा बराबर y/x। तो 1/1। तो tan थीटा बराबर 1 मिल रहा है। इसका मतलब 1 तभी हो सकता है जब tan थीटा का मान y/4 यानी tan/4। और इसके आधार पर हमने निकाल लिया थीटा बराबर y/4। तो इसलिए गुणांक हो गया आपका y/4 और मापांक हो गया √2। अब यदि प्रश्न ये हो कि इसको ध्रुवीय रूप में बदलना है, तो ध्रुवीय रूप में बदलने का जो सूत्र है वो आप देख लें, x प्लस iy। इसको यदि ध्रुवीय रूप में बदलना है तो x बराबर हम जानते हैं, यहाँ पर हम देख चुके हैं, x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। तो x और y के मान हम इस प्रकार से रखेंगे, r cos थीटा प्लस i इंटू r sin थीटा। अब मान रख देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस i बराबर r का मान हमने निकाला है √2 इंटू कॉस थीटा। थीटा का मान हम निकाल चुके हैं π/4। तो कॉस π/4 प्लस i इंटू √2 साइन π/4। आप लोग चाहें तो ये √2 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये आपका उत्तर आ गया cos π/4 प्लस i इंटू साइन π/4। तो इस तरह से हमने किसी समिश्र संख्या को कार्तीय निर्देशांकों से ध्रुवीय रूप में बदल दिया। अगला प्रश्न देखें। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो हमें यह तय करना है कि दिया हुआ जो समिश्र संख्या है वो कौन से चतुर्थांश में है। तो उसी चीज को अपन समझने के लिए इसी की जैसा एक और प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न है हमारा 1 माइनस i को ध्रुवीय रूप में बदल दिया। तो अब हमारा प्रश्न जो है वो इस तरह से हो गया, x बराबर हो गया आपका 1 और y बराबर हो गया -1। ये हम इसको देख पा रहे हैं। तो r बराबर हो जाएगा √x² प्लस y²। और इसका मान रख दिया हमने √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये हमें प्राप्त हो रहा है √2। अब थीटा का मान ज्ञात करना है, तो कोणांक ज्ञात करना है। तो कोणांक ज्ञात करने के लिए हम tan थीटा का उपयोग करते हैं। tan थीटा बराबर y/x। अब y का मान रख देते हैं
-1 और x का मान रख दिया +1। तो ये हमें प्राप्त हो रहा है -1। अब टेन थीटा बराबर -1 दो स्थितियों में मिल सकता है। हम लोग जानते हैं कि इस स्थिति में सभी धनात्मक होते हैं, इस स्थिति में साइन धनात्मक होता है, इस स्थिति में कॉस धनात्मक होता है और इस स्थिति में टेन धनात्मक होता है। अब यदि साइन ऋणात्मक है, सॉरी टेन और यहाँ पर कॉस, इसको आप ठीक कर लें। पहले में सभी धनात्मक होते हैं, दूसरे में साइन धनात्मक होता है, तीसरे में टेन धनात्मक होता है और चौथे में कॉस धनात्मक होता है। अब यदि टेन ऋणात्मक मिल रहा है तो टेन निगेटिव अपने को कब मिलेगा? इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में, यानी प्रथम सेकंड में और फोर्थ में। तो एक चीज यदि आप नोट कर लें तो ये सभी प्रश्नों में आपको काम आएगा। तो नोट कर लें आप कि टेन थीटा ऋणात्मक होगा द्वितीय चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में। अब यदि द्वितीय चतुर्थांश में हो तो आपको जो कोण का लेना है वो पाई माइनस थीटा लेना है, क्योंकि टेन ऑफ पाई माइनस थीटा का मान होता है -10 थीटा। और यदि चतुर्थ चतुर्थांश में हो तो टेन ऑफ माइनस थीटा का मान होता है -10 थीटा। तो इस चीज का हम उपयोग सवालों में करेंगे। तो हमें ये तय करना है कि ये कौन से चतुर्थांश में है। अब आप इसको देखें, समिश्र संख्या को, x का मान 1 है, y का मान -1 है। तो इसका मतलब x धनात्मक है और y ऋणात्मक है। और ये x धनात्मक और y ऋणात्मक कब हो सकता है? जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, चतुर्थांश में हो। तो इसका मतलब कि ये जो टेन थीटा का मान हमें प्राप्त हो रहा है ये चतुर्थ चतुर्थांश में प्राप्त हो रहा है। और वैसी स्थिति में हम इसको लिख देंगे, क्योंकि थीटा या चूंकि समिश्र संख्या चतुर्थ चतुर्थांश में है, इसलिए टेन थीटा बराबर -1। और ये तभी मिलेगा जब ये टेन -π/4 के बराबर हो। इसलिए थीटा बराबर -π/4। तो ये हमने इस ढंग से तय कर लिया कि पूर्णांक का मान -π/4 है। और अब इसको हम ध्रुवीय रूप में बदल सकते हैं। तो ध्रुवीय रूप में आपका सवाल हो जाएगा 1 - i = x का मान हमने रख दिया √2 cos -π/4 प्लस i इंटू y का मान रख दिया √2 sin -π/4। और ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस ढंग से हमें ये तय करना होगा कि इसी तरह का एक और प्रश्न देखें जिसमें हमें ये तय करना है कि ये कौन से चतुर्थांश में। हमने लिया 1 - i, अब ले रहे हैं हम -1 + i। -1 +
प्लस आई को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। तो प्रश्न हमारा हो गया x प्लस आई वाई बराबर -1 प्लस आई। तो हम देख सकते हैं x बराबर हो गया -1, y बराबर हो गया 1। अब इससे r का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। r बराबर अंडर रूट x² प्लस y² और ये हो जाएगा अंडर रूट -1² प्लस 1² और ये अंडर रूट 2। अब टेन थीटा का मान देखना है। तो टेन थीटा y अपान x के बराबर होता है। y का मान रख दिया हमने 1 और यहाँ पर रख दिया -1। तो आप देख रहे हैं ये -1। अब पिछले सवाल में भी -1 आया था, लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये कौन से चतुर्थांश में है। तो आप देख सकते हैं कि x का मान ऋणात्मक है यानी इस दिशा में, और y का मान धनात्मक है यानी ये जो भी हमारा ध्रुवीय सम्मिश्र संख्या है ये सेकंड चतुर्थांश में आ रही है, और सेकंड चतुर्थांश में आ रही है उस स्थिति में टेन थीटा का मान ऋणात्मक होगा। और सेकंड चतुर्थांश में लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको हमने लिख दिया -10π/4 और -10π/4 तब मिलता है जब हम इसको लिखें 10π-π/4। और इसका मान अब हम निकाल सकते हैं। 10π-π/4 का अर्थ हुआ 10 4 - 1 3π/4। इसलिए थीटा का मान आ गया हमारे पास 3π/4। और अब हम देख सकते हैं कि थीटा भी हमने ज्ञात कर लिया है और r का मान अर्थात मापांक भी ज्ञात कर लिया है और कोणांक भी ज्ञात कर लिया है। तो इस स्थिति में हम इसको ध्रुवीय रूप में बदल सकते हैं। तो x प्लस आर वाई बराबर ध्रुवीय रूप में होता है r cos थीटा प्लस i इंटू r साइन थीटा। अब r का भी मान रख देते हैं और थीटा का भी मान रख देते हैं। तो ये मिल जाएगा हमें √2 cos 3π/4 प्लस i इंटू √2 साइन 3π/4। और ये आपका ध्रुवीय रूप में परिवर्तित सम्मिश्र संख्या है। अब चाहें तो √2 को भी बाहर ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज देख लिया कि एक सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में भी बदला जा सकता है। और मान लीजिए कि ये ध्रुवीय रूप में दिया हो आपको और इसको x प्लस आई वाई के रूप में बदलना हो, तो हमें क्या करना होगा, cos 3π/4 का मान रखना होगा, sin 3π/4 का मान रखना होगा, और उसे जब हम हल करेंगे तो हम वापस उसको x प्लस आई वाई के रूप में प्राप्त कर लेंगे। उदाहरण के रूप में हम देखें, वह सम्मिश्र संख्या ज्ञात करो संख्या ज्ञात करना है जिसका पूर्णांक दिया हुआ है आपको π/3 और मापांक दिया हुआ है √3। अब इसको यदि हम हल करें और हमें x प्लस आई वाई के रूप में प्राप्त करना है, तो सूत्र हमारा वही रहेगा, x प्लस आई वाई बराबर r cos थीटा प्लस i इंटू r साइन थीटा। अब हमें केवल r और थीटा के मान रखना है और उसको हल करना है। तो ये मान रख दिया हमने, r का मान रख दिया √3 cos π/3 प्लस i इंटू
r यानी √3 sin π/3। इसको हल कर लिया तो ये √3 cos π/3 का मान √3/2, cos π/3 मतलब cos 60 और cos 60 का मान 1/2 प्लस I इंटू √3 और sin π/3 यानी sin 60 का मान होता है √3/2। अब इसको हम हल कर सकते हैं। √3/2 को हमने कॉमन ले लिया तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 और यहाँ पर √3 इंटू I। तो ये हमने सम्मिश्र संख्या को प्राप्त कर लिया है जिसके मापांक और पूर्णांक ज्ञात हैं। और इसके पहले वाले सवालों में हमने सम्मिश्र संख्या ज्ञात थी और उसके हमने पूर्णांक और मापांक ज्ञात किए। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने मापांक और पूर्णांक ज्ञात करना सीखा है और किसी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण किस प्रकार से किया जाता है वो सीखा है। तो इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।